तो दोस्तों आखिरकार कल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने काफी इंतजारी के बाद यूनियन बजट को प्रेजेंट कर ही दिया। ये देश का 93rd यूनियन बजट था और निर्मला सीतारमन का 8th बजट था जो उन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बजट के ऊपर चर्चा नहीं करने वाला, क्योंकि आपको काफी एक्सपर्ट कमेंट्री मिल जाएगी इंटरनेट पे रिगार्डिंग बजट। आज मैं बात करने वाला हूं बजट की हिस्ट्री के बारे में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बार बजट वर्ड का ओरिजिन समझ लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड का मेंशन है या नहीं। Hi everyone, welcome to my channel. If you've not subscribed to my channel, do subscribe and also press the like button. दोस्तों बजट वर्ड का ओरिजिन है लैटिन के बुल्गा वर्ड से, जो एंशिएंट टाइम पीरियड में लेदर बैग को कहा जाता था, जिसमें पैसा रखा जाता था। तो एसेंशियली इट इज जस्ट लाइक अ वॉलेट। फास्ट फॉरवर्ड टू द अर्ली मेडिवल टाइम्स, फ्रेंच में यहां से एक वर्ड आता है जिसको बुजेट कहते हैं, जिसका मतलब अगेन अ लेदर बैग हुआ करता था जिसमें पैसा रखा जाता था। और वहां से इंग्लिश में ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल पीरियड अगेन एक वर्ड आता है जिसको बजट कहते हैं। और बजट का मतलब एज ए सेड आपको बता ही दिया, लेदर बैग है जिसमें पैसा रखा करते थे। 18th सेंचुरी आते आते ब्रिटेन में वहां के जो चांसलर्स टू द ट्रेजरी हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ अदर कंट्रीज टुडे, एक लेदर बैग कैरी किया करते थे पार्लियामेंट में जब जाते थे वहां पे, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आ गई थी। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रखा करते थे, दैट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द कमिंग ईयर फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है ऑफ द इनकम, एस्टिमेटेड इनकम एंड द एक्सपेंडिचर। तो इस बैग को बजट कहा करते थे और धीरे धीरे यहीं से वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही बजट कहा जाने लगा, टू द एक्सटेंट दैट 19th एंड 20th सेंचुरी में बजट वर्ड रैपिडली पॉपुलर हो गया। एंड दैट इज द एग्जैक्ट रीजन दैट 2019 तक हमारे जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स थे एक लेदर बैग कैरी किया करते थे, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, दैट इज बजट हुआ करता था। लेकिन 2019 में निर्मला सीतारमन के फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने इस बैग को अबॉलिश कर दिया और उसकी जगह एक रेड कलर का फोल्डर इंट्रोड्यूस किया जिसके ऊपर अशोक चिन्ह बना है। इसको बाही खाता बोलते हैं। कहीं ना कहीं डीकॉलोनाइज करने की सरकार की कोशिश है। अब बात करते हैं दोस्तों बजट वर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन। तो दोस्तों मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि बजट वर्ड एक्सप्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन्ड है, लेकिन बजट का प्रोविजन है, बिल्कुल है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में इतना इंपॉर्टेंट चीज तो नेचुरली होना ही होना है। आर्टिकल 112 डील्स विद द बजट विच हैज बीन कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है एग्जैक्टली इस आर्टिकल के अंदर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। The President shall, in respect of every financial year, cause to be laid before both the Houses of Parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for that year, in this part referred to as the Annual Financial Statement. तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बजट का प्रोविजन है विदाउट यूजिंग द वर्ड बजट। इसके ऊपर क्या मिस्ट्री है आप चेक करके मुझे कमेंट्स में बताइए। अब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मॉडर्न टाइम पीरियड से ब्रिटिश के इंट्रोड्यूस करने से पहले इंडिया में बजटिंग नहीं हुआ करती थी। एंशिएंट टाइम पीरियड में मौर्यन एम्पायर एक बहुत ग्रेट एम्पायर हुआ करता था और उस टाइम की जो बुक है अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरीके से वहां पे इनकम और एक्सपेंडिचर के स्टेटमेंट्स रखे जाते थे। बट ये ऑनगोइंग एक्टिविटी हुआ करती थी कि एनुअल बजट जो आज मॉडर्न फॉर्म में है वो नहीं रखा जाता था, वो नहीं बनाया जाता था। इट वॉज ओनली दिस रिकॉर्ड कीपिंग इन अ कंटिन्यूअस मैनर। समाहर्ता नाम से एक ऑफिसर हुआ करता था जो टैक्स असेस किया करता था और टैक्स कलेक्ट भी किया करता था, और सन्निधाता यूज्ड टू बी द ट्रेजरी। तो दो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे हु यूज्ड टू सी द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट। इसी तरीके से गुप्ता पीरियड में भी ये जो रिकॉर्ड कीपिंग है इनकम और एक्सपेंडिचर की, नेचुरली तो होगा, इतना बड़ा आपको एम्पायर चलाना है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखने होंगे, बिकॉज इतने सारे प्रोविंसेस हैं आपके, वहां से रेवेन्यू कलेक्शन होगा, फिर खर्चा भी होगा फौज के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, बहुत सारी चीजें हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स द मेडिवल टाइम पीरियड, आईने अकबरी जो अकबर के टाइम पे एक बुक लिखी थी अबुल फजल ने, एक्चुअली अकबरनामा लिखी थी, इसके 3 सेक्शन हैं, उसमें एक सेक्शन का नाम आईने अकबरी बोलते हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। उसमें हमको डिटेल्ड अकाउंट मिलता है दोस्तों कि किस तरीके से मुगल एम्पायर भी बहुत मेटिकुलसली इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखा करता था। टोडरमल दीवान हुआ करते थे, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अकबर के रेवेन्यू सिस्टम को संभाला और एक रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम भी हमको दिया जिसको जब्ती सिस्टम बोलते हैं या टोडरमल्स बंदोबस्त कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों के आने से पहले जितने भी इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, एज ए सेड दे वर
more in the nature of routine documentation of income and expenses rather than an annual financial statement for the नेक्स्ट ईयर फॉर द कमिंग ईयर। ये स्टार्ट होता है अंग्रेजों के टाइम पीरियड से। 1860 में जेम्स विल्सन नाम से एक फाइनेंस मेंबर होते हैं वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव कमेटी के। उन्होंने फर्स्ट टाइम मॉडर्न बजट प्रेजेंट किया इंडिया में। तो एक बहुत लैंडमार्क डेट है, 1860 से कंटिन्यूअसली बजट प्रेजेंट हो रहा है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं दोस्तों कि जेम्स विल्सन वॉज द फाउंडर ऑफ द मैगजीन द इकोनॉमिस्ट, जो अभी भी काफी बड़े लेवल पे चलती है, काफी रेप्यूटेड मैगजीन है। तो ही वॉज द फाउंडर। आप अगर चेक करेंगे तो आपको फाउंडर में इनका नाम मिल जाएगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज 1924, जब रेलवे बजट को जनरल बजट से सेपरेट कर दिया गया, क्योंकि इस टाइम पीरियड में इंडिया में रैपिड रेलवे एक्सपेंशन हो रहा था। अंग्रेज चाहते थे इस चीज को स्पेसिफिकली, कि रेलवे को स्पेसिफिकली फोकस किया जाए और उसको डेवलप किया जाए इंडिया में। ऑफ कोर्स उनके अपने इंटरेस्ट थे उस चीज में, बट वहां से 1924 से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्वर्थ कमिटी, एक एक्वर्थ कमेटी हुआ करती थी, थोड़े साल पहले बनी थी, उसने रेकमेंड किया था कि रेलवे बजट सेपरेटली प्रेजेंट किया जाए। तो विलियम हिक्स ने, who was again the finance member of the Viceroy's Executive Council, just like finance minister of today, क्योंकि उस टाइम पे कोई इलेक्शन तो हुआ नहीं करते थे, उन्होंने रेलवे बजट को प्रेजेंट किया। 92 ईयर्स बाद 2017 में रेलवे बजट को जो अलग से पेश किया जाता था उसको अबॉलिश कर दिया गया। और बहुत अच्छा हुआ दोस्तों कि उसको अबॉलिश कर दिया गया, इन द सेंस दैट इट वाज मर्ज्ड बैक विद द यूनियन बजट, क्योंकि पॉपुलिज्म बिकेम द बिगेस्ट प्रॉब्लम रिगार्डिंग द रेलवे बजट। रेलवे बजट को फ्रीबीज बांटने के लिए यूज किया जाने लगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह यूज किया जाने लगा, एंड दैट इज द रीजन दैट इंडियन रेलवेज टुडे इज सफरिंग फ्रॉम बैड मिसमैनेजमेंट इकोनॉमिकली। दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं आजादी के बाद किस तरीके से इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हमने हासिल किए रिगार्डिंग बजट। तो द फर्स्ट बजट दैट वाज प्रेजेंटेड पोस्ट इंडिपेंडेंस वाज बाय आर.के. शानमुगम शेट्टी इन 1947। और ये बजट, क्योंकि उस टाइम पे पार्टीशन हुआ था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, रेफ्यूजी क्राइसिस था, पॉवर्टी था, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, नेचुरली इट फोकस्ड ऑन एलिवेटिंग ऑल दीज थिंग्स। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 1950 में फर्स्ट टाइम जॉन मथाई, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स भी हुआ करते थे, उन्होंने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फर्स्ट बजट को प्रेजेंट किया। दोस्तों इस बजट में उन्होंने एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की बात की थी, कि ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जा सके, विच इज मोर लाइक अ प्लानिंग कमीशन टाइप का बॉडी। बट क्योंकि नेहरू जी ने सिर्फ 2 हफ्ते बाद इस बॉडी को, प्लानिंग कमीशन को बना दिया, स्टैब्लिश कर दिया, जो वो पहले से ही करना चाहते थे इवन बिफोर द रिकमेंडेशन इन दिस बजट, जॉन मथाई रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट एज फाइनेंस मिनिस्टर। इनका कहना यह था कि इस तरीके का सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट करना फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर, अ वेरी वेरी पावरफुल बॉडी दैट प्लानिंग कमीशन वाज, सही नहीं है, एंड ऑन दैट ग्राउंड ही रिजाइंड। Ultimately, when the BJP government came to power in 2014, it also realized the same thing, that planning commission has a lot of extraordinary powers, even though it is not a constitutional body. And as a result, 2015 में उसको रिप्लेस कर दिया गया, किससे? नीति आयोग से। दोस्तों शायद आपको ये लग सकता है that निर्मला सीतारमन is the first woman finance minister to present a budget, but that's not correct, क्योंकि 1970 में इंदिरा गांधी became the first woman finance minister who presented the budget. She was also the prime minister, so she was holding the portfolio of finance minister as well. अगर independently देखा जाए, सिर्फ as a finance minister it is निर्मला सीतारमन, but as the first woman finance minister Indira Gandhi was the prime minister as well. She presented the budget in 1970, क्योंकि उस टाइम पे पॉवर्टी का इशू था, सोशल इनइक्वालिटी थी, बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था जस्ट द ईयर बिफोर 1969 में। तो ये सब फोकस हुआ करता था, प्लस जो हमारे पीएसयूज हैं इनको भी अच्छे से इकोनॉमिकली रोबस्ट करने के लिए इसमें बजटिंग थी, इंक्लूडिंग द सोशल इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए, प्लस द टैक्सेस वर आल्सो रेज्ड ऑन द रिच पीपल। इसके बाद दोस्तों एक माइलस्टोन डेट आती है 1991 में, रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, बजट प्रेजेंट किया इन द मिड्स ऑफ अ वेरी वेरी मैसिव क्राइसिस। सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर्स हमारे फोरेक्स में बचे हुए थे, सिर्फ लगभग 2 हफ्ते का इंपोर्ट के लिए पैसा बचा हुआ था, आईएमएफ के पास जाना पड़ा बेल आउट के लिए। और आपको पता होगा कि आईएमएफ किस तरीके से शर्तें रखता है, किस तरीके से टाइट शर्तों के बीच में पाकिस्तान को चीजें फॉलो करनी पड़ रही हैं। तो मनमोहन सिंह ने उस टाइम पे जो बजट अनाउंस किया, इट वाज अ रिमार्केबल बजट, क्योंकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स की वहां से शुरुआत हो जाती है 1991 में, जहां पे लाइसेंस राज को अबॉलिश कर दिया गया, पीएसयूज को, बहुत सारे गवर्नमेंट पीएसयूज को प्राइवेटाइज कर दिया गया।
एफडीआई को एनकरेज किया गया और जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है इंडिया का उसको एनकरेज किया गया। एज अ रिजल्ट द कंट्री ग्रू बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन द कमिंग डेकेड्स। तो उस चीज का क्रेडिट नेचुरली एंड डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को जाता है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2005, क्योंकि दोस्तों जेंडर इनइक्वालिटी इज अ बिग चैलेंज इन द कंट्री एंड दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ने अलोंग विद द यूनियन बजट जेंडर बजटिंग की भी शुरुआत कर दी, जिसमें विमेन सेंट्रिक स्कीम्स पे फोकस किया जाएगा और किस तरीके से वो स्कीम्स विमेन को इम्पैक्ट कर रही हैं। अलग अलग मिनिस्ट्री से उनका असेसमेंट लिया जाएगा एंड दैट कंटिन्यूज इवन टुडे। सो वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट, टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ जेंडर इक्वल सोसाइटी इन द कंट्री। 2017 में दोस्तों सरकार ने काफी लंबे टाइम बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया। कांग्रेस गवर्नमेंट भी काफी टाइम से चाह रही थी कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाए। काफी इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे कंसिस्टेंटली दैट इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। बीजेपी आल्सो केम टू पावर एंड इट ट्राइड टू इंट्रोड्यूस, बट यू नो देयर वर सर्टेन चैलेंजेस। जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसकी वजह से वो नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रहे थे एंड अल्टीमेटली द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गो फॉर दिस वन नेशन वन टैक्स रिजीम, जहां पे सिर्फ एक टैक्स होगा अक्रॉस द कंट्री फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जैसे कि वैट, एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा, इन सबको मर्ज करके सिर्फ एक टैक्स इन्होंने सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड लास्टली 2021 में डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए सरकार ने पेपरलेस बजट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे कि वो रेड फोल्डर है जिसको बाही खाता बोलते हैं, उसके अंदर टैबलेट पढ़ती हैं निर्मला सीतारमन, उस टैबलेट से पढ़ती हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, जो पेपर्स हुआ करते थे बजट के, उनको अबॉलिश कर दिया गया है 2021 से। दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं दैट निर्मला सीतारमन से ऊपर दो लोग हैं जिन्होंने इनसे ज्यादा बार बजट को प्रेजेंट किया है। द मैक्सिमम टाइम्स ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी फाइनेंस मिनिस्टर। द क्रेडिट गोज टू मोरारजी देसाई, 10 बार उन्होंने बजट प्रेजेंट किया है। इनके बाद आते हैं पी चिदम्बरम, जो कांग्रेस में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, 9 बार इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है। निर्मला सीतारमन जी ने 8वां बजट इस बार प्रेजेंट किया है एंड क्योंकि अभी बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई है, so hopefully she would have to present more budgets and that will make her the finance minister presenting the budget for the maximum number of times in the country. तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? Just do let me know in the comments and also press the like button. Do subscribe the channel if you have not subscribed so far. I will see you next time. Till then, take care.